नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइड में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइड में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 एक विमीय गति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्वरण के बारे में। विद्यार्थियों, वैसे तो आपने इस त्वरण को पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। आज हम इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे कि त्वरण क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके विमीय सूत्र क्या होते हैं और इसके उदाहरण क्या होते हैं। इसको हम इस आज के वीडियो में जानेंगे। बस ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस त्वरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए विद्यार्थियों, समझें हम पहले कि त्वरण किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। या विद्यार्थियों, इसको हम एक और सरल रूप से बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में जितना परिवर्तन होता है उसे हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। और विद्यार्थी, इस त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इसे हम सूत्र को भी लिखें कि त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो जैसे हमने परिभाषा बताया कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अतः त्वरण का जो सूत्र लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः सूत्र के रूप में त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों, यदि कोई वस्तु है इस प्रकार से जिसका वेग t1 समय पर v1 है तथा t2 समय पश्चात इस वस्तु का जो वेग है वो v2 हो जाता है, अतः उस वेग में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ। तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो हम सूत्र लिख सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। अतः इस वस्तु का त्वरण a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पर हमने एक ऊपर एक तीर का निशान लगाया है, ये सदिश को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह विद्यार्थियों कि जो त्वरण जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। बस इसका मान ज्ञात होने के साथ साथ इसकी दिशा भी ज्ञात होती है। तो हम इसी सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन बता रहा है, समय में परिवर्तन बता रहा है। तो इस त्वरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि त्वरण E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहाँ डेल्टा E बताता है विद्यार्थियों कि किसी राशि में अगर डेल्टा लग जाए तो परिवर्तन को बताता है। जैसे डेल्टा V यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा T समय में परिवर्तन हो रहा है। अब इस सूत्र के आधार पर इस त्वरण का मात्रक क्या होगा, इसको भी हम जानते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें इस त्वरण का मात्रक ज्ञात करना है। तो त्वरण के यदि मात्रक ज्ञात करना है तो सूत्र के आधार पर जैसे हमें त्वरण का मात्रक ज्ञात करना हो, तो यदि हमें त्वरण का मात्रक ज्ञात करना हो तो पहले हमें विद्यार्थियों वेग का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, उसके बाद समय का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। और इस प्रकार यदि हम वेग और समय का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी से त्वरण का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम लेते हैं इसे एसआई पद्धति में लेते हैं कि एसआई पद्धति में इस त्वरण का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, एसआई पद्धति में यदि हम त्वरण का मात्रक लेते हैं तो हम जानते हैं कि वेग का मात्रक एसआई पद्धति में आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि वेग का मात्रक होता है एसआई पद्धति में मीटर अपॉन सेकेंड, और समय का मात्रक ये यहां पर लिख सकते हैं सेकेंड। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यदि दोनों को हम एक साथ लिख दें तो हमें त्वरण का मात्रक इस प्रकार से प्राप्त होगा, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर।
ठीक है, जिसे हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं m इंटू एस का -2 पावर, जहाँ m मीटर को व्यक्त कर रहा है और s सेकेंड को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम इसे सीजीएस पद्धति में निकालें, तो यदि हम सीजीएस पद्धति में इस त्वरण का मात्रक निकालेंगे, तो सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक निकालते हैं विद्यार्थियों, तो बहुत सिंपल इसकी मात्रक आप निकाल सकते हैं कि जो सीजीएस पद्धति में इसका पूरा नाम जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, तो हम सीजीएस पद्धति में इस त्वरण का मात्रक लें तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये सीजीएस पद्धति में जो है त्वरण का मात्रक है। यदि हम त्वरण का मात्रक निकाल तो लिए, अब त्वरण का मात्रक निकाल लिए तो हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि के यदि मात्रक यदि हमें मालूम हो जाए तो हम उसका विमीय सूत्र भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे विमीय सूत्र क्या होगा, तो थोड़ा देखिए विमीय सूत्र की यदि हम यहाँ बात करें तो विमीय सूत्र बहुत ही इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा विद्यार्थियों, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। विमीय सूत्र बहुत सिंपल परिभाषा के साथ हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे आपको त्वरण यानी ए का आपको अगर विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो पहले आपको वेग का विमीय सूत्र ज्ञात करना होगा, इस प्रकार से विद्यार्थियों। उसके बाद समय t का विमीय सूत्र ज्ञात करना होगा। और हम तो विद्यार्थियों यदि हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो हम बहुत आसानी से इसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको त्वरण का विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो पहले आपको वेग का विमीय सूत्र ज्ञात होनी चाहिए, फिर समय t का विमीय सूत्र ज्ञात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि वेग का विमीय सूत्र होता है lt का -1 और समय का होता है t, इनकी जो इकाई होती है। तो इन दोनों को यदि हम एक साथ मिलाकर लिखे विद्यार्थियों तो ये t को पहले जाएंगे तो ये हो जाएगी इसकी इकाई lt का -2, अर्थात यदि विमीय सूत्र लिखें तो हमें विमीय सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होगा m0 lt का -2। तो विद्यार्थियों ये जो m(Lt-2) है ये त्वरण का विमीय सूत्र है। अब हम ये तो हमने त्वरण की परिभाषा उसके मात्रक विमीय सूत्र के बारे में जान गए। अब हम ये जानेंगे कि त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो विद्यार्थी जो त्वरण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो त्वरण जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो त्वरण होता है वो है, ये जो त्वरण है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण या इसी को कहते हैं नियत त्वरण, इसी को कह देते हैं नियत त्वरण। और दूसरा होता है परिवर्ती त्वरण। दूसरा क्या होता है विद्यार्थियों, परिवर्ती त्वरण। ये परिवर्ती त्वरण या इसी को कहते हैं असमान त्वरण। इसी को हम क्या कह देते हैं, असमान त्वरण। तो यहां पर हम ये जानेंगे कि एक समान त्वरण या नियत त्वरण किसे कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को हम स्वतः ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गुरुत्व के कारण उत्पन्न जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व के कारण उत्पन्न उस वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण जो उत्पन्न होता है वह वास्तव में एक समान त्वरण होता है। क्योंकि वस्तु को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गुरुत्व के कारण उसका वेग, उसमें उत्पन्न जो त्वरण होता है वह एक समान होता है। अतः एक समान त्वरण को ही हम इसी प्रकार से कह देते हैं नियत त्वरण। और उसके बाद जैसे हम देते हैं परिवर्ती त्वरण।
तो ये परिवर्तित त्वरण क्या है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन होता है, यानी अलग अलग परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण कहते हैं। और जब किसी वस्तु में परिवर्तित त्वरण उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का वेग कहीं पर अधिक हो जाता है, कहीं पर उसका वेग कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु के त्वरण का विश्लेषण करने के लिए हम उसके औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि औसत त्वरण क्या होता है। तो यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट जो है औसत त्वरण। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर औसत त्वरण क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि परिवर्तित त्वरण में उसका अध्ययन करना हो तो उसमें हमें उसका औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये औसत त्वरण क्या होता है, तो किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है, यही कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की औसत दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की औसत दर को हम उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। और इसका सूत्र उसी प्रकार निकाल सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने त्वरण में निकाला था कि जैसे कि मान लेते हैं कि t1 एवं t2 समय पर यदि वस्तु का वेग क्रमशः v1 एवं v2 हो तो उस वस्तु का औसत त्वरण, इसको हम AVR ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं v2, इस प्रकार से लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और इस आधार पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या औसत त्वरण AVR बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये तो हो जाता है औसत त्वरण। तो तत्क्षणिक त्वरण क्या होता है, तो यहां पर हम देते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर दूसरा इसमें जानना पड़ता है आपको तत्क्षणिक त्वरण। तत्क्षणिक त्वरण विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे तत्क्षणिक त्वरण। इसकी परिभाषा बहुत ही हम सिंपल ढंग से इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और तत्क्षणिक त्वरण को हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मानते हैं कि यदि समय अंतराल डेल्टा t का मान अत्यंत अल्प हो, डेल्टा t का मान अत्यंत अल्प हो, अर्थात डेल्टा t एम्प्लाइज इन 0, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का जो औसत त्वरण होता है उसे ही हम तत्क्षणिक त्वरण मान सकते हैं। अतः तत्क्षणिक त्वरण को यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो तत्क्षणिक त्वरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेक्टर a बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t एम्प्लाइज इन 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि dv अपॉन dt। तो ये हो जाता है तत्क्षणिक त्वरण। ये तत्क्षणिक त्वरण गणना कब हम करते हैं, ध्यान रखेंगे, जब हम किसी वस्तु का परिवर्ती त्वरण ज्ञात करते हैं। और ये जो परिवर्ती जो त्वरण हमने पढ़ा, ये वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक त्वरण, एक होता है धनात्मक त्वरण, और दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। ये ऋणात्मक त्वरण। तो ये जो धनात्मक त्वरण क्या होता है विद्यार्थियों, इसको जानेंगे। तो धनात्मक त्वरण क्या होता है, कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ वृद्धि होती है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम सतह को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ते जाता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को
हम कहेंगे धनात्मक त्वरण। इसी प्रकार क्या है विद्यार्थियों, ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण क्या है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटने लगता है या कम होता है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर अगर फेंकते हैं तो उसका वेग क्रमशः कम होने लगता है, तो उस समय उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो विद्यार्थियों, आपको हमने इस त्वरण के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देख लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।